हेलो विद्यार्थियों, हम आप लोगों का आज मैथमेटिक्स की अगली क्लास में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आप लोग से उम्मीद ये है कि आपने पीछे जो पढ़ाया गया है उसे रिवाइज कर लिया होगा और आगे के टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। और आगे के टॉपिक में क्या बचा था? सवाल नंबर हमने 8 तक कर लिया था और आपसे सवाल में बोला है जांच कीजिए। सवाल नंबर 9 से है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9th में क्या बोला है? जांच कीजिए। 9th में लिखा है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये आपको सवाल दिया गया है। अब इसका हल अगर आप लेना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन था बच्चा। अब इसका सॉल्यूशन, यदि कोई संख्या, मैं बोल रहा हूं बच्चे राइटिंग से ना समझ में आए तब भी ध्यान दीजिएगा। यदि कोई संख्या 2 की घात m गुणे 5 की घात m के रूप का है तो वह शून्य पर समाप्त होती है। इसका क्या मतलब है? ये आपने केवल रूल लिखा है, ये है रूल, नियम। इसका आकलन के लिए मैंने आपको बताया कि ये रूल है। यदि कोई संख्या 2 की घात m तथा गुणे 5 की घात m के रूप का है तो वह शून्य पर समाप्त होगी। कैसे शून्य पर समाप्त होगी? जैसे आप देख लेते हो, थोड़ा इसको समझ लीजिए। 2 की घात 1 है, 2 की घात m के स्थान पर कुछ भी, 5 की घात m के स्थान पर 1 है, 2 और 5 का गुणा 10। जैसे 2 की घात 2 होती, 5 की भी घात 2 होती, तो 2 को क्या लिख सकते? 4, 5 को 25, 25 और 4 को 100। अंतिम में देखो 0 आ रहा है। अगली बार अगर आप 2 की घात 3 लेते, 5 की घात 3 लेते, हल कर लो। 2 की घात 3 को 8 बोलते हैं, 5 को बोलते हैं 125, 25 और 8 का गुणा करो, 8 45 के 0 हासिल 4, 12 चौक 12 96, 96 4 100। देख रहे हो? यानी कि जो इन्होंने बोला है कि यदि कोई संख्या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है तो वह शून्य पर समाप्त होगी। उसका उदाहरण मैंने उठाया, 2 की घात 1 रखा और 5 की घात 1 रखा, गुणा किया तो 10 आया, लास्ट में 0 हुआ। अब ये वही चीज ये भी कह रहा है। आगे देखो, 2 की घात 2 हुआ, 5 की घात 2 की घात 2 को 4 बोलते हो, 5 की घात 2 को 25 बोलते हो, 25 और 4 को गुणा होगा 100 होगा। 2 की घात 3 लिया, 2 की घात 3 को 8 बोलते हैं। अब इसको मैंने 5 की घात 3 को 125, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 16 4 20 की 0 हासिल 2, 8 1 9 8 10, 1000 है। तो सवाल में भी वही इसने बोला, इन्होंने वही बोला कि संख्या n के लिए जो संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी n के लिए, जो घात आपको दिया गया है 6 की घात n, 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो इसे आओ चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे 6 की घात n, अगर इसे तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 लिख सकते हो। अगर इसको आप तोड़ते हो घात को अलग अलग तो 2 की घात n गुणे 3 की घात n। हमारी बात एक बात सुनिएगा, इन्होंने एक बात बोला था n m, इसमें कंफ्यूज मत हुआ करो। आपको n दे m दे, ये तो n और m का मतलब ये होता है कि इसकी घात तो कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी। n और m ये केवल एक संकेत है ये बताने का कि इसकी घात कुछ भी हो सकती है।
आगे तो आपको मैंने ये बताया था कि अगर 2 की घात यम के रूप में इन्होंने यन दिया है, ठीक है, वो तो सही है। गुणे में इन्होंने बोला था 5 की घात यन, अब 5 की घात के यन के रूप में होना चाहिए, लेकिन 5 के स्थान पर 3 आ रहा है। इसके अलावा इसको हम कुछ और तोड़ ही नहीं सकते, तो यहां लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या 2 की घात n गुणे 5 की घात n के रूप की नहीं है। इसलिए दी गई संख्या का अंक शून्य पर नहीं समाप्त होगा। सवाल नंबर 10 पे एक बार मैं हट जाता हूँ, उतार लीजिए। आगे सवाल चलते हैं 10 पे। 10 में क्या कह रहा है उसको देखिएगा। ये भी अच्छी सवाल है, इस सवाल को भी देखें आप। कह क्या रहा है सवाल नंबर 10? सवाल में बोला है व्याख्या कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक, चलिए आपको एक बात और समझाते हैं। भाज्य संख्याएं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। पहले आप इस संख्या को उतारो। आपको जो संख्या दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें से आप देखो प्लस के पहले भी 13 है, प्लस के बाद भी 13 है, 13 कॉमन कर लो। 13 कॉमन के तो 7 तो बचा ही, 11 तो बचा ही, इस 13 के स्थान पर 1 आया, इस 13 के स्थान पर 1 आया। कॉमन का मतलब होता है 13 से भाग। जैसे ये 13 लिखा हुआ था यहाँ पर, इसमें 13 का भाग दे दिया, यहाँ पर भी 13 लिखा हुआ था, इसमें भी 13 का भाग दे दिया। कटने पर 1 आता है, इसलिए दोनों जगह पर हमने 1 लिख दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13 को ऐसे लिखिए और इसको देखो 10 सते 77, देखो 11 का नम 11 और 7 में गुणा कर 77 प्लस में 1। आप ही बताओ 77 गुणे 77 में 1 जोड़ देंगे 78। अच्छा एक बात आप बताएं, इसके गुणे में कुछ नहीं है तो 1। आपको पहले भाज्य संख्या की परिभाषा पे जाना है। हम आपको भाज्य संख्या की परिभाषा समझा देते हैं और अभाज्य संख्या डेफिनेशन का जो मतलब हमने आपको पढ़ाया था। डेफिनेशन क्यों पढ़ाया था? परिभाषा इसीलिए पढ़ाई गई थी ताकि आपको जो आगे सवाल मिले उसे कर पाओ। जो भाज्य संख्या की परिभाषा थी और अभाज्य संख्या की परिभाषा थी, उन्हें समझ लीजिए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं, ध्यान सुनना, वे संख्याएं जो एक तथा खुद के अलावा, खुद मतलब जैसे एक या खुद के अलावा, फिर सुन लीजिए, वे संख्याएं जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें भाज्य कहते हैं। भाज्य में हमने आपको ये बताया था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश 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 और संख्या, यानी कि ये तो ये 1 से कटेगी या तो खुद से, खुद मतलब दो ही से कटेगा। 3 जो है
या तो एक से कटेगा तो तीन तीन से ही कटता है, पांच जो है पांच से ही कटेगा या तो एक से कटेगा। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो केवल दो संख्याओं से कटती हैं। दो में कौन कौन, या तो एक या तो खुद से, कितने, दो संख्याओं, ध्यान सुनना, या तो एक से या तो खुद से, जैसे तीन है अभाज्य है। अब इन्होंने पूछा है भाज्य क्यों है, आपसे भाज्य पूछ रहे तो हम अभाज्य क्यों समझा रहे, क्योंकि बिना अभाज्य के भाज्य समझना थोड़ा आसान नहीं हो पाता। भाज्य संख्याएं वे होती हैं, इसकी डेफिनेशन मैंने बताया, वे संख्याएं जो एक तथा खुद के अलावा, फिर सुन लो, वे संख्याएं जो एक तथा खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये तो भाज्य संख्याएं कितनी संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, तीन। अभाज्य संख्याएं केवल दो संख्याओं से विभाजित होती हैं और भाज्य संख्याएं तीन संख्याओं से। कौन कौन, एक खुद से भी और एक किसी अन्य संख्या से भी, जैसे 4, 6, 8, 10। जैसे 4 देखो, 4 4 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 2 2 तो कितनी संख्याओं से भाज्य कटती है, तीन संख्याओं से। तो अगर आप नोटिस करें तो इसका पहला गुणनखंड प्रथम गुणनखंड, इसका द्वितीय गुणनखंड द्वितीय गुणनखंड, और ये तृतीय गुणनखंड तृतीय गुणनखंड। आपको जैसा कि मैंने बताया, अगर किसी संख्या में दो गुणनखंड है तो वो अभाज्य होती है, और किसी संख्या में तीन गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या है। तो यहां लिखेंगे, क्योंकि दी गई, बहुत आज गलती हो रही है बच्चों, दी गई संख्याओं के तीन गुणनखंड, तीन गुणनखंड, इसे मैं मिटा रहा हूं, गुणनखंड हैं, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्या है। ठीक, इसी में इन्होंने अभी और भी दिया, ये सेम प्रोसेस, ये सवाल का 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो वो बताओ, वो प्लस के पहले भी 13 है, प्लस के बाद भी 13 है, 13 कॉमन करो, 7 बचा, 11 बचा, 13 के स्थान पर 1 बचा, 1 लिखे, 13 को नोट करो, 11 7 77 हो जाएगा बच्चों, 11 77 और 1 का गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 1 हो गया। बच्चों ये गलत हमने लगा दिया क्या, हाँ गलत लगा दिया, दूसरी संख्या ये थी, बाय मिस्टेक, सॉरी विद्यार्थियों, मैंने मिस्टेक कर दिया। ये सेकंड सवाल इसकी ये 7 6 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब आप प्लस के पहले भी 5 देख रहे हैं, प्लस के बाद भी 5 देख रहे हैं, तो 5 का मन करो। अब इनका अगर गुणा करेंगे सक्षम 42, फिर देखो सक्षम 42 के बाद क्या गुणा खत्म हो गया, नहीं खत्म, ये 5 तो बाहर जा चुका है, ठीक बच्चे, इसलिए इसके स्थान पर 1 आएगा। 4 और 3 को गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, ये 2 ऐसे ही पड़ा रहा, 2 और 1 को गुणा किया तो 1 ही रहेगा। 5 आपने कॉमन कर लिया है तो 5 बाहर चला गया, 5। अब आप देखो इसका गुणा कर लो, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 1, 12 दूनी 24 की 4 सॉरी हासिल 2, 12 चौक 48, 48 2 50, 504 आ गया। गुणे में अभी 2 पड़ा है, प्लस का 1 आ गया। 5 गुणे इसका 2 गुणा करोगे तो इसका गुणा करने पर 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10 प्लस का 1। बच्चों इसका गुणा करने पर 1009 आएगा, गुणे में कुछ नहीं तो 1 पड़ा है, फिर वही लिखोगे। दी गई संख्याओं के 3 गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं। सवाल नंबर 11 बड़े आराम से करते चलिए मेरे विद्यार्थियों, सवाल में तो कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसका लगातार तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। अगर मैं 11 नंबर लिखूं थोड़ा टाइम लग सकता है। 11 नंबर में किसी खेल के मैदान के
चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब रास्ता है। आगे बढ़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए लीजिए मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते करके चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए यहां पर सवाल के इस पॉइंट को मैं मिटाने चल रहा हूं और मैं एक नोट पॉइंट लिखता हूं इसी सवाल के जस्ट नीचे। चाहे उसे नोट समझ लीजिएगा, चाहे उसको नियम समझ लीजिएगा, नियम जानते रहे, चाहे जो आप समझिए उसको। चलिए देखिए। हाँ, सवाल को मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। नोट देख लो। किसी मान के लिए किसी मान के लिए अधिकतम मान के लिए किसी मान से बढ़िया किसी संख्या या किन्हीं संख्याओं के लिए, ऐसा लिखो, किन्हीं संख्याओं के लिए
अधिकतम मान के लिए HCF तथा न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम या कम से कम तथा कम से कम मान के लिए LCM का प्रयोग होता है। सवाल समझिए, किन्हीं संख्याओं के लिए अधिकतम मान कहेगा बच्चे तो LCM, तो HCF। H का मतलब होता है हाईएस्ट, H मतलब हाईएस्ट, C से कॉमन, F से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही मतलब होता है हाईएस्ट मतलब अधिकतम। अधिकतम कहेगा तो HCF, और LCM जो होता है वो कम से कम या न्यूनतम के लिए। सवाल पढ़ते हैं, किसी खेल के मैदान में, मैदान के चारों ओर आपको किसी खेल का मैदान बना देना है। ये मान लो मैदान वृत्ताकार है, इस वृत्ताकार पथ के चारों ओर, चलो ये मैदान का नोटिस करेंगे, ये आपका वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ, देख लो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ को बोलते हैं रास्ता। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अगर इस मैदान में सोनिया चक्कर लगाएंगी, एक चक्कर कहीं से भी दौड़ना शुरू कर दे, सोनिया मान लो यहां से दौड़ना शुरू कर देती इसी मैदान पर, यस मतलब सोनिया, तो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया कम समय ले, वो अधिक समय ले रहे हैं 18 मिनट, और रवि 12 मिनट लगा रहे हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। मान लेते हैं कि दोनों एक ही समय, यहीं से, इसी स्थान से और एक ही समय, मतलब कि दोनों को जब स्टार्ट बोलेगा दोनों साथ में दौड़ना शुरू करेंगे। एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। अगर दोनों दौड़ेंगे तो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सवाल को हम समझाते हैं। एक लड़का है रवि और एक लड़की है सोनिया। रवि को R से, सोनिया को S से। कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय दौड़ते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ठीक। तो वो दोनों कितने समय बाद आकर के मिलेंगे। तो बच्चे आपको एक जानकारी के रूप में बता दिया जाए, जब कभी भी कोई दौड़ना स्टार्ट करता है, जैसे आप एक चक्कर पूरा करते हो, जब आपके पास एनर्जी रहती है कम से कम समय में पूरा करते हो, कम से कम, आप थके नहीं हो, कम से कम समय ले रहे हो, तो आप उसके बाद जब एनर्जी घटती जाती है तो आपका टाइम बढ़ता जाता है, लेकिन वो जितनी बार उस जगह पर आओगे वो कम से कम समय होगा। अगली बार जाओगे तो थोड़ा हो सकता है टाइम बढ़ जाए, लेकिन उसके अगली बार और टाइम बढ़ जाएगा। जो पहली बार उसको समय दिए हो वो कम से कम समय है, और कम से कम के लिए आप क्या निकालते हो, LCM। तो अगर आपसे कह दे 18 के अभाज्य गुणनखंड, अगर 18 के अभाज्य गुणनखंड कह दे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको थोड़ा सा अगर आप घात के रूप में लिखें तो और बढ़िया, 2 के ऊपर 1 है, 3 2 बार से 3 के ऊपर, ठीक है, 3 3 का 9 18। 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 की 2 बार है और 3। अब आप अगर LCM निकालना चाहते हो तो LCM निकालने के लिए पहले आप जैसे 2 लेना चाहते हो तो 2 की वही घात लोगे जो सबसे अधिक हो। LCM के लिए सबसे अधिक वाली घात लेते हैं, HCF के लिए सबसे छोटी वाली घात। इन दोनों में से अगर 2 मिलता ना मिलता उसकी बात नहीं है कि दोनों में मिलना चाहिए तभी 2 ले, नहीं, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात। जैसे 2 आपने उठाया तो सबसे बड़ी वाली घात कौन सी है, 2 की घात 2। इन दोनों में आपने 3 देखा तो 3 की सबसे बड़ी घात उठाओगे तो 3 की घात 2 है। इसमें आप अगर 2 की घात 2 को लिखना चाहें तो 2 के ऊपर घात 2 है, यानी कि 2 को गुणा 2 बार, 2 को गुणा 2 बार कितना होता है, 2 दूनी 4। 3 का गुणा 2 बार, 3 त्रिक का 9। अगर आप इनका गुणा कर लो तो 9 चौक कितना हो गया, 36। अतः सोनिया तथा रवि पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट
बाद मिलेंगे। सवाल कंप्लीट हो गए, उतार लीजिए। सवाल नंबर 11 पे आ जाइए, ओ 12 पे। 12 में क्या है, कुछ तो नहीं। अब हम सवाल नहीं लिखेंगे, किताब लेके बैठो, टाइम लग रहा है, टाइम जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही दिक्कत होगी। ये सब हम उम्मीद करते हैं कि आपने उतार लिया होगा। सवाल नंबर 12 देखो, 12 में तो कुछ है ही नहीं। और आपसे एक चीज कहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे, जैसे प्रश्नावली आपने एक का ए पढ़ा, तो एक के ए में जितने उदाहरण हैं, शायद 20 या 22 या 21 कुछ भी हैं, 20 उदाहरण हैं। अगर आप उदाहरण चाहते हो तो उदाहरण के लिए कमेंट करें कि सर आप उदाहरण भी हल करवा दें, मनोहर रे बुक का उदाहरण, तो हम हल करवा देंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, कम से कम 20 कमेंट, 20 विद्यार्थियों के, अलग अलग विद्यार्थियों के 20 कमेंट होने चाहिए, तो उदाहरण कल आपको मिलेंगे। अगर नहीं होंगे तो कल आपको अगली प्रश्नावली। आप उदाहरण दो, उदाहरण बताओ कि अगर आपको उदाहरण भी हल करना चाहिए। देखो बेनिफिट आपको बताना, प्रश्नावली हल कर लो, उदाहरण हल कर लो। आपको मैंने कई बार बताया है, 10 किताब पढ़ने से बढ़िया है एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। फिर सुनिए, आप 10 किताब पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, इससे आपका बेहतर तैयार होगा। आप दो चीज चुनो, एक फर्स्ट चीज आप ये चुनो कि इस बुक के सारे उदाहरण प्लस आपको जो प्रश्नावली के क्वेश्चन दिया उसको हल कर डालो। साथ में एग्जाम और पास आने लगे तो आप अंशाल हल कर लो, ये आपके लिए बेस्ट होगा। और इससे आपका पेपर बेस्ट जाएगा। अंशाल भी हल करें, इसको भी हल करें। उसके हल करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप किसी अन्य बुक को उठा सकते हो। और इस बुक के अंदर, मनोहर रे बुक के अंदर, आपको बालाजी एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बालाजी इसलिए नाम आया क्योंकि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो बालाजी को हल कर लो। 2-4 सवाल उसमें एक्स्ट्रा मिलती है, वो ज्यादा मिलती है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक, तो आपकी जानकारी के लिए हमने बताया। और कम से कम 20 कमेंट, 20 लाइक होने चाहिए, तो हम आपको उदाहरण लेके आएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 12 में कहा है, नीचे दी गई, सवाल देख लेता हूं, सवाल देख लो, सवाल देख लो। नीचे दी गई आकृति में यक्स वाई के मान ज्ञात करो। यहाँ नीचे एक आकृति दी गई है, इसमें इन्होंने यक्स को 2 भाग में बांटा, एक भाग इधर, एक भाग इधर। इस भाग को इन्होंने 3 के साथ कंबाइंड कर दिया। राइटिंग हमारी थोड़ी खराब है बच्चों, तो मैं नाम शब्दों के जरूर बोलता रहता हूँ, बोलते चलता हूँ। जैसे इन्होंने दूसरे भाग को 195 के साथ में कर दिया, 195। और इसमें इन्होंने इसको जो है 195 को 2 भाग में बांटा, एक को इन्होंने 3 बोला, दूसरे को इन्होंने वाई कहा। अब वाई को भी 2 भाग में बांटे, एक का नाम 5 बोले, दूसरे का नाम 13 बोले। एक आपके पास मेथड बताएं। इस सवाल के हल करने के कई भी मेथड हैं, कहीं से भी हल कर सकते हो। आपकी मर्जी कहे सबसे ऊपर से उठा करके पीछे की ओर बढ़ सकते हो, आपकी मर्जी कहे पीछे से उठा करके आगे की ओर बढ़ सकते हो, जो आपके लिए सुटेबल लगे। जैसे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आपको आप आगे इन्होंने यक्स दिया, यक्स को कितने भाग में बांटा, 2। यक्स कितने भाग में बटा, 2। इन दोनों भागों का आप गुणा कर दोगे। 5 और 3 और 5 से गुणा करेंगे, 3 बचे 15 के 5 हासिल 1, 3 9 27, 27 एक 28 की 8 हासिल 2, 3 एक 3 2 5। ये यक्स का मान आ गया। वाई देखो कितने भाग में बटा है बच्चों, वाई भी 2 भाग में बटा है, 5 गुणे 13, 13 और 5 का गुणा कर दोगे, 13 बचे 65, 65 कि 65, हाँ गांव वाली भाषा इस्तेमाल कर दिए। ठीक, ये हुआ 65 आ गया। ठीक, तो अगर इसे आपको हल करने में तो कोई समस्या नहीं होगी। एक सवाल और है 13, इसको मैं कर देता हूं, सुन लीजिएगा। सवाल में दिया है व्याख्या कीजिए कि, पढ़िएगा, बुक लो, बुक लेके बैठो। कह रहा व्याख्या कीजिए कि, क्या व्याख्या करना है, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस में 11 भाज्य और और संख्याएं दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 प्लस में 3।
भाज्य संख्याएं क्यों हैं? पिछली एकदम सेम सवाल है। वीडियो रोको, खुद से हल करो, ना आए तब वीडियो देखो। आपसे हमने इन दोनों को पहले इस सवाल को उठा रहा हूं। 7 गुणे 13 गुणे 11 कोष्ठक के साथ इन्होंने दिया हुआ। थोड़ा सा बदलाव के पिछले सवाल में कोष्ठक नहीं लगाया, तो इसमें इन्होंने कोष्ठक लगाया। मैं कोष्ठक तोड़ देता हूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों बताओ, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? प्लस के पहले भी, प्लस के बाद भी। प्लस के पहले 11 दिख रहा है, तो 11 उतार न लो। और 11 7 गुणे 13, जब 11 आपने कॉमन कर लिया तो ये भाग होने पर 1 आता है, ये भी 1 आएगा। 11 गुणे 13 6 78, 33 पे 91 और प्लस में 11 गुणे 92। आगे अच्छा का दिया यार, सॉरी बच्चों। 92। अब इसके गुणे में कुछ नहीं तो कितना है? 1। कुल कितनी संख्याएं? 1 2 3। भाज्य संख्या क्यों पूछा है? आपको यहाँ लिखना है कारण। इसको भी मैं थोड़ा हल कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ। तो जैसे इन्होंने 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 3, मैं इसको कोष्ठक के साथ उतारा हूं। आगे यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 3, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? कोष्ठक मैंने केवल तोड़ा है, कॉमन 3 दिख रहा है। 7 और 6 का गुणा 42, 7 6 42। 5 और 4 का गुणा 20 दिख रहा है। 3 बाहर हो गया, 2 आया और यहाँ पर 1 आएगा। इसका इसमें गुणा कर लोगे तो 3 आएगा, 42 आएगा, 20 गुनी 40 प्लस। इनका गुणा कर लो, आप लिखेंगे 0 हम वैसे उतार रहे हैं, प्लस का 1 वैसे उतार रहे हैं। 4 गुणा का ट्रिक देखो, अगर कहीं 0 आ जाए तो 0 इसे उतार लिया करो। अब 4 अकेले बचा, 4 का 2 में गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 का इसमें करो, 4 का 16। अब इसको थोड़ा और बढ़ा दो तो ये आएगा क्या? 3 गुणे 1681, गुणे में कुछ नहीं तो 1। अब इसके लिए आप लिखोगे क्या? यहां लिख दे, ऊपर के मैं मिटा देता हूं, ऊपर के मैं मिटा देता हूं, देखो खुद लिखो। यहां लिखना पड़ेगा चूंकि दी गई संख्याओं के 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड हैं, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। खत्म। कारण भी मैंने दे दिया। अब कारण पूछा है, किस कारण से है, पूरा एकदम डिटेल्ड में आपको पढ़ाया जा रहा है। सारे बच्चों को शेयर भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हो। आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि अभी हमारे पास 200 सभी सब्सक्राइबर नहीं है। आपसे उम्मीद की जाती है कि अगर इस महीने के लास्ट में आप 210 220 सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं तो और भी अच्छे मटेरियल केमिस्ट्री फिजिक्स से जुड़े हुए आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन सब्सक्राइबर बढ़वाने पड़ेंगे। सब्सक्राइबर प्लस दोस्तों को शेयर करके चैनल को ग्रो करवाओ। जितना आप बेहतर करेंगे उतना मैं बेहतर करने वाला। अभी आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हो, मैंने आपसे ये भी बोला है कि मैंने स्वयं से चैलेंज लिया है, खुद से संकल्प लिया है कि मैं आपको 0 पैसे के तहत इस पे पढ़ाऊंगा। मैं एक भी पैसा नहीं लगाना चाहता, मैं चैनल में एक भी पैसा नहीं करना चाहता। अब जो चैनल से आएगा उसके बाद आपको स्मार्ट बोर्ड मिलेगा और आपकी जिम्मेदारी है कि इस पे आप लेके आओ, सब्सक्राइबर को बढ़वाओ, चैनल को ग्रो करवाओ। जितना ग्रो होगा उतने ज्यादा अच्छा होगा और उतने ज्यादा अंग्रेजी, मैथ और अगर अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो उतने ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और उतना ही ज्यादा हम लोग लेके आएंगे चैनल पे, और भी टीचर्स ऐड करेंगे। लेकिन पहले मेरी बात को ध्यान दो, 30 तारीख तक लास्ट डेट है। 200 प्लस सब्सक्राइबर यानी 210 प्लस सब्सक्राइबर होने चाहिए
और वो भी सिर्फ विद्यार्थियों को नहीं, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची को नहीं, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हीं से। पता लग चाचा का मोबाइल लेके कर दिए, चाचा तो सब्सक्राइब कर ले, नो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को। अब आपका ये संकल्प बनता है कि आप 200 प्लस सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 210 या 220 तक इस महीने के लास्ट तक। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, कुछ हिचहाइकर होते हैं, हिचहाइकर का मतलब जो पैदल चलते हैं। पैदल कैसे चलते हैं बच्चे? वो पैदल निकल देते हैं, रास्ते में कोई गाड़ी दिखी तो उसको रुकवा करके उस पर बैठ जाते हैं, उनसे बताते हैं कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, या हमने टारगेट किया है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टारगेट करते हैं कि हम बिना पैसे के ट्रेवल करेंगे। क्या इस दुनिया में पॉसिबल है बिना पैसे के ट्रेवल करना? क्या आप इस चैनल पर पॉसिबल है कि आप लोग बिना पैसे के 220 210 सब्सक्राइबर इस महीने के आखिर तक करवा सको? टारगेट उठाओ, दोस्तों को शेयर करना स्टार्ट करो, आगे बढ़ो। हाँ, सवाल नंबर 12 में, सॉरी 13 हो गई, 14 में आ जाओ। 14 में सवाल तो कुछ है ही नहीं, इससे सिंपल सवाल आपको मिलेंगे ही नहीं, तो देख लो। ये तो मैं चाहता हूं कि खुद करो, कहो हम ही कर दें यार, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो, इसमें है क्या? देख लो, ये ट्री बना के दिया है इन्होंने, ट्री टाइप का कुछ देख लो, 33 81 इन्होंने इसमें लिखा है। मैं संख्याएं लिखता जा रहा हूं बच्चों, मेरी राइटिंग जो है उतनी बेहतर नहीं है, इसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता हूं, तो आप इस पे बुरा नहीं मानिएगा। इस पे देखें, सात 161 7 और चल, ये आपका होमवर्क मैं चेक करूंगा कल मैं चेक करूंगा कितने विद्यार्थी करके आए हैं, कितने नहीं करके आए हैं। आप करके आइए, नहीं आता तो हमसे पूछिए। बिठा दें? चलें, अब 15 16 17 18 19 20 लिखित क्वेश्चन। मैं इन्हें विद्यार्थियों लिखने वाला नहीं हूं, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आप पढ़िए, सवाल समझिए। 3 घंटियां क्रमशः 9 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती घंटियां। अब वो घंटी स्कूल की भी हो सकती है, या फिर ऐसी जो ऑटोमेटिक घंटी आती हैं उसमें टाइमिंग सेट कर दिया जाता है और वो अपने आप बजती है। तो उन्होंने कहा 3 घंटियां हैं जो 9 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, यानी एक 9 मिनट पे बजेगी, फिर दूसरी वाली 12 मिनट पे बजती है, फिर तीसरी वाली 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी? यानी कि जब पहली बार उन्हें बजाया जा रहा है, जो 9 मिनट वाली है, 12 मिनट वाली है और 15 मिनट वाली, तीनों जब पहली बार बजाई जाती हैं तो एक साथ बजाई जाती है। फिर कह रहा है वो तीनों कब एक साथ बजेंगी? इसके लिए भी वो जो बजती हैं तो वो कम से कम ही समय लेती है। तो इन्होंने जो समय दिया है 9 के अभाज्य गुणन खंड, 3 त्रिक का 9, 3 के ऊपर घात, 12 के अभाज्य गुणन खंड, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 कितनी बार है? 2 बार। और 15 के अभाज्य गुणन 3 5 15, 3 की घात 1 रहेंगे तो क्या जरूरत है दोबारा बढ़ाने की? चलो, हाँ, अब आपको समझा दिया जाए। जब पहली वाली घंटी जो 9 मिनट के अंतराल पर बजती है, पहली बार 9 मिनट, फिर अगली बार 9 मिनट, फिर अगली बार 9 मिनट पे, फिर अगली 12 वाली 12 मिनट पे, फिर 12 मिनट पे, फिर 12 मिनट पे, फिर 15 मिनट, जब ये बजती हैं तो ये कम से कम टाइम लेती है। और कम से कम टाइम के लिए एलसीएम, क्यों कम से कम टाइम लेंगी ये भी सुन लीजिए। जब वो बजेंगी तो एक ऐसा समय आएगा जब तीनों फिर मैच करेंगी और उसके लिए कम से कम समय लगता है, अधिकतम नहीं, कम से कम समय लगेगा। तो यहां पर कम से कम समय के लिए एलसीएम निकालेंगे। आपको एलसीएम के लिए मैंने बता रखा है, पहले संख्या चुनो, छोटी संख्या 2,
दो इसमें सबसे अधिक बार किसमें आया उसी को उठाया करो। इसमें 2 आया है 2 बार, इसमें 2 आया ही नहीं, इसमें 2 आया नहीं, तो जो आया इसी को उतारो 2 की घात 2। चेक करो 3 सब में हो या ना हो। एलसीएम के लिए जरूरी नहीं कि सब में होना चाहिए दोनों। 3 को पकड़ो, 3 अधिकतम बार किसमें आया है 2 बार। 5 को पकड़ो, 5 अधिकतम बार कितना आया 1 ही बार। इसे आप हल कर दो, वही एलसीएम होगा। 2 की घात 2 को 4 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 चौक 20, 20 को 9 से गुणा करेंगे 180। और ये लास्ट में लिखना बहुत जरूरी होता है बच्चों, आप इन्हें लिखा करें। अतः तीनों घंटियां पुनः 180 मिनट के अंतराल पर बचेंगे। एक जानकारी और, जरूरी नहीं है कि आप 180 ही लिखो, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जाम में उत्तर मिनट में दे रहा है घंटे में, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए 180 मिनट जो है अगर घंटे में बदलना हो तो 60 से भाग दिया जाता है। फिर सुन लीजिए, मिनट को कभी भी घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। कह दोगे कैसे सर, हम कैसे जाने? जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, अगर 60 में 60 से भाग दे दे, 60 से 60 कटा तो 1 आया बच्चे। 1 घंटे में 60 मिनट में कितना घंटा? 1। कैसे आया? 60 से भाग दिया, क्योंकि ये 60 मिनट था, 60 से भाग दिया तभी तो 1 घंटा आया। उसी प्रकार 180 मिनट है, इसमें 0 से 0 काटोगे 60 से भाग दे करके तो 6 तिरिक 18, कितना घंटा आया? 3 घंटा। कई बार सवाल में थोड़ा विस्तार ही कर देता है, कई बार सवाल में ऐसा बोल देता है कि 3 घंटियां हैं जो 9 बजे 9 मिनट 12 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल पर एक बार 5 बजे बजती है। कितने बजे बजती हैं? 5 बजे बजती है। तो वह पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो बताओ, जब पुनः बजेंगी वो तो बताते हो पहले 5 बजे। जब ये पहली बार बजी थी घंटियां, ध्यान सुनना, जब पहली बार ये घंटियां बजा के रखा गया तो उस समय कितना बजा था? 5। जब पहली बार घंटियों को बजा के रखा गया था तो 5 बजा। फिर उसके बाद ये कितने मिनट के बाद या कितने बजे ये पुनः बजेंगी? तो 3 घंटा ऐड कर दीजिएगा 5 में 3, तो कितना बजे बजेंगी? 8 बजे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एसएससी में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा मैं एक चीज चेक कर देता हूँ, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी मैं चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। तो चलें बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के, अगले टॉपिक के, अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16? 16 में देखेंगे मैंने लिख रखा है एक कैंटीन है। सवाल पढ़ता हूँ, किताब पकड़ो, देख लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, वीडियो रोको, सवाल पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ना। क्योंकि आप लोग 16 पढ़ रहे हैं। एक कैंटीन है, सवाल पढ़ता हूँ। एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक थे। कार्टून क्या? जैसे पेटी सुने हो, पेटी, 1 पेटी 2 पेटी। कोक क्या है? कोक जो है कोका कोला, तो उसके 144 कार्टून गिरे, यानी कि 44 पेटी गिरी, 144 पेटी, तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यानी कि कोका कोला और पेप्सी के जो पेटियां गिरी हैं, कार्टून गिरे हैं, कार्टून बोला है, कार्टून की पेटी बोल दो यहां पर। कह रहा है कि कैंटीन है, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है, और कह रहे हैं जिनकी गड्डी लगाई गई है, जो गड्डी मतलब इसको उठा उठा के छल्ली 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 सजाते हैं ना बच्चे, छल्ली आते हैं उसको ऐसे लगा के ऊंचा कर देते हैं, वो कितनी है बच्चे? वो समान ऊंचाई की, यानी कि दोनों एक ऊंचाई एक ही है। करें कि तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या दोगे। ध्यान सुनना, अधिकतम, अधिकतम के लिए क्वेश्चन पीछे पलटो, तो अधिकतम के लिए मैंने बोला है अगर अधिकतम कहे बच्चों तो HCF, कौन सी एफ? HCF। और कम से कम कहे, कम से कम या इसी को न्यूनतम, कौनतम? न्यूनतम, तो इसके लिए LCM।
और 144 है कोक की पेटी, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड, इसको जो हमने लिखा है ये तो तुम्हारा नियम लिखा है, सवाल का हल जो होगा यहां से है, यस ओ एल का मतलब सॉल्यूशन यहां से है। 144 को लिखोगे तो 3 चौक 12 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 कर लेना, इसका गुणनखंड देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 9 144। ठीक, अगर इसको घात के रूप में लिखना चाहो तो कई है भैया, ये कई दो है, 4 2 है, 1 2 3 4 2, इसको 2 की घात 4, 3 कितना है भाई 2 है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 90, 90 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो, अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 90 के अभाज्य गुणनखंड ना समझ में आए तो गुणनखंड कर लिया करो, क्योंकि आपको पता है आप बहुत तगड़े हो गुणनखंड करने में, बहुत मजबूत हो, तगड़े हो, हाँ तगड़े हो कि मजबूत हो, बताओ बच्चों सब लोग, बहुत तगड़े हो, तगड़े मतलब क्या। 90 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, देखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, भैया 2 3 को 2 बार 5 को लिख लो। अब अधिकतम, अधिकतम के लिए अधिकतम बोला है तो HCF मतलब जो दोनों में मिले, अगर चेक करो तो दोनों में यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, लेकिन मैंने कहा जब आपसे HCF निकालना हो तो जो छोटी घात हो उसे उठाओ, लेकिन दोनों में मिलना चाहिए। इन दोनों में कौन छोटी घात है, 2 की घात 1, इन दोनों में 3 और इसमें कौन छोटी घात है, 3 दोनों में है, दोनों में छोटी कौन है, ये देखो 3 की घात 2 बराबर ही है, छोटी छोटी कुछ नहीं है, इसको 2 लिखोगे, 3 की घात 2 को 9 लिखोगे, 9 दूनी बोला 18, बोला हाँ बोला कि बोला, आगे 18, तो अतः करके लास्ट में लिखेंगे, सवाल में जो बोला है उसको पढ़ लो। अतः इन्होंने पूछा है तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या, अतः प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम कौनतम अधिकतम संख्या 18। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, हम लोग बढ़ते हैं 17 पे, 16 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 17, कौन टीम 17, 17 18 19 20, 20 भी होता है 20 होता है, 20, आप लोग जो है टीन एज में हो इसलिए आपको टीनेजर बोला जाता है। टीन एजर किसे कहते हैं पता है, जैसे 13 आप लोग की 13 इसमें टीन लगा है, 13 से स्टार्ट होकर के 19 तक आता है, ये देखो 19 साल तक के लड़कों को या लड़कियों को टीनेजर बोला जाता है, जिसमें टीन लगा, उसके बाद 20 में 20 ना बोल दें, वो 20 होता है, नहीं 20 कर दो तुम लोग आगे, हाँ तेल लगाने की आदत हो जाएगी। ढेर लोग अपने आप को, ढेर लोग देखा हिंदी हमारे देखा, ढेर लोग, कई बच्चे ऐसे भी हैं अपने आप को जिसे पूछे कई साल के हो तो कहेंगे 60, 60 मतलब होता है जानते हो ना भैया 60 साल का, 60 साल का बुढ़वा है ने लोग, सोच ला 60 साल का बुढ़वा 60 साल का बुढ़िया, ठीक, ये थोड़ा शब्द खराब है बच्चे, बुढ़वा बुढ़िया अपमानजनक शब्द है, लेकिन हंसाने के लिए मैंने बोल दिया, सॉरी, ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बुढ़ा कहना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, उसके बदले में एक शब्द आता है अंग्रेजी में एल्डरली और हिंदी में आता है बुजुर्ग, बुजुर्ग बोलते हो ना, वो शब्द अच्छा माना जाता है। आप अपनी मर्यादा के तहत रहा करो, नहीं तो मर्यादा तुम्हें पीटेंगी कायदे से, मर्यादा तुम्हारी पत्नी का नाम है ना, झूठ बोल रहे हो। आगे
चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे। एक जने फल बेचता है, उनके पास 990 सेब बा और 945 संतरा बा। सोचा हमारी भाषा आगे निकल दिया है यार। आगे वह इनको एक टोकरी में रखना चाहते हैं और 990 संतरा का और 945 संतरा का एक टोकरी में रखना चाहते हैं। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। मतलब कि जो टोकरी में रखेंगे वो सम संख्या में फल रखेंगे। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे फल, यानी कि जो फल होने चाहिए वो सम संख्या में। सम का मतलब जैसे 14 फल रखे हैं तो 18 है तो 20 है तो 22 या 24 या 28 या 30, कुछ भी सम संख्या में हो। फल भी सम संख्या में हुई तो जान लो टोकरा तुम्हारा फेंक दिया जाएगा। आगे तो इन्होंने कहा जो फल विक्रेता है उसके पास 990 फल है। बच्चों जी आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। 990 के अभाज्य गुणनखंड, अगर गुणनखंड गड़बड़ान तो लोग मार खाया। 2 से कटव्या, 2 चौको 8, यहाँ बच्चा 1, 2 अठे 2 नवा 2 पंचे, अब ना कटी का कटी 3 से कटी का 3 एकन्नम 3 छंग 3 बचे 3 से और कटी 3 बचे 3 बचे 5 एकन्नम 11 एकन्नम, यानी कि इसके गुणनखंड जो निकले हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कई थी 2 बा 1 थी 2 बा 11 तो लिखे ही नहीं देखान कहा देखान। हाँ आगे 3 को कई लिखे हो भैया 2, 5 कई लिखो 1 और 11 1 ही बा 5 6 1 ही। अब आवा तनी अगवा बढ़ा तनी खसका आगे खसका गया। हाँ तो देखा 990 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा है 945 संतरे, 945 के अभाज्य गुणनखंड आवा करा 945 ना कटा तो तुम लोग मार खा गया। 3 त्रिका 3 एकन्नम 3 पचे 3 से काटा 3 एकन्नम 0 बढ़ावा 3 पचे 3 त्रिका 3 त्रिका 3 रहते हैं ना 3 पचे 15 15 15 कहाँ लिख रहे हो आगे। हाँ 5 से 5 सते 7 एकन्नम आगे कई 3 बा 3 3 बा 5 1 ही बा 7। सवालिया थोड़ा पढ़ ले का है 3 की घात 3 लिखा जाए का 3 थी बा 5 थी बा 7 थी बा। ढेर लड़के इसमें एलसीएम निकालेंगे भैया काहे बरे तो का समझ में नहीं आवा जो काहे पढ़ा है किताब में अपने तू पढ़ा हमारे मुंह जी देखा किताब पढ़ो आगे। हाँ इसमें देखो कहा है एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है, चाहती है नहीं चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों कौन कौन 2 फल बा, एक सेब बा एक संतरा, ये तो बोले हैं 2 फलों में। हाँ 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना। अगर 2 फल तू ले है तोरे पास सेब बा एक ही संतरा बा, अगर तू एक ही सेब ले तो 2 संतरा वाला सम हो चाहिए, यानी ई विषम आई तो सम। अगर आपने सेब अगर ले लिया 6 तो एक तो विषम संख्या ले, कहा था एक सम तो दूसरा विषम। लेकिन अगवा पढ़ा थोड़ा से उसी मतलब ही नहीं सम विषम से कौन फर्क नहीं पड़ी। सवालिया अगवा पढ़ ला कह रहे हैं कम से कम कितनी टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। कह रहे हैं कि कम से कम कितनी टोकरियों में। अब कम से कम जैसे आया ढेर लड़के का माथा घूमा पगलायन अकान लगाए डाल एलसीएम तो लगाओ एलसीएम ना ही भैया
कि टोकरी हमारा कुछ खतरनाक बात तू एक देखा हमारा आगे कि कुछ टोकरिया लागत बका ना ही लागत भाई तो मुंह बन गया आगे। तो थोड़ा हम अपन टोकरी के बारे में समझा दे। अच्छा भैया कहा था कम से कम कितना फल आएगा, सवालिया पढ़ा लास्ट में इन्होंने कहा कम से कम कितने टोकरियों में फल रखे जा सकते। कहा था कितनी टोकरी लागी जेमा फल रखा जाए। ए बच्चा भले ही बेटी सुन ला कि भले ही कम से कम बोला है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए इसमें ज्यादा से ज्यादा फल रखोगे तभी कम से कम टोकरी लगेगी कि नहीं, आप ही बताओ। अधिक से अधिक फल रखवा करे अंदर हुआ खूब ऊंचे से इतना ऊपर ऐसे बढ़ावत चला जाएगा तभी कम से कम फल लागी ना भैया बताओ ना। सॉरी, अधिक से अधिक फल रखोगे एक टोकरी में तभी कम से कम टोकरियां लगेगा भैया। तो टोकरी में अधिक से अधिक फल रख रहे हो तो इसके लिए एचसीएफ निकालते हो कि एलसीएम, बताओ ना। आप क्या निकालते हो, अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालते हो। लड़के कंफ्यूज रहते सर जी इसमें कम से कम बोला है, कम से कम टोकरी बोला है, कम से कम टोकरी में अधिक से अधिक फल रख रहे हो इसलिए एचसीएफ निकालेंगे। आई गई बात समझ में। तो यहां लिखेंगे HCF। HCF में हमने आपको बताया है सबसे न्यूनतम घात लेना है जो दोनों में। कौन सी संख्या पहले ये बताओ, दोनों में मिल गई। इसमें 2 है तो इसमें 2 ही नहीं, इसमें 3 है तो इसमें 3 है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 3 की घात बड़ी है इसमें छोटी है। सदैव छोटी घात लें। 5 की घात 1 है तो 5 की 1 ही घात लें, और 7 इसमें है इसमें 7 ही नहीं है तो भैया उसको छोड़ दो। 3 त्रिक का 9, वो 3 की घात 2 थी, 5 45। अतः कम से कम 45 टोकरी की आवश्यकता होगी। सवाल नंबर 8 टाइम एक बार देख लीजिए, इसमें टाइम देख लीजिए एक बार लकी जी। 1 घंटा ज्यादा हो गया ये अभी कम है। ये बच्चा तो टाइम ज्यादा हो रहा है, 2 सवाल 3 सवाल छूट रही है तो रोक दें, आज यहीं पे रोक देते हैं, फिर मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपके 20 से ज्यादा कमेंट आया तो बचे हुए 3 क्वेश्चन उसके साथ में उदाहरण भी लेके मैं आऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपके 20 से ज्यादा कमेंट, मैं यहां पर 3 क्वेश्चन कराने के बाद प्रश्नावली 1 के डी में बढ़ जाऊं। तो यहीं पर हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय, यानी कि क्लास को करते हैं ओवर। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 के साथ। तो बाय, चलो।